हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास। आज हम लोग भाग 3 कवर करेंगे। 1-2 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी स्टोरी को अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गुनाहों का देवता उपन्यास, जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास है। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं की खेत और बेर और सहतूत की झाड़, और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे पथूल। कोई शोरगुल ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी, शहर से काफ़ी दूर देहात का सारा नज़ारा, और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था, और लंबी लंबी घास की दोपहरियों पे नीले फूलों की जंगली लतलें उलझी रहती थी। और वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह गेसु थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बोस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर जगी थी है, और करौंदे की झाड़ के पीछे एक शाही की मात है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखा थी। शहर की एक मशहूर राइस साबिर हुसैन कामजी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अबद का विवाह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उसका दीवान छपकर मशहूर हो गया था, मगर वह कभी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उसकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चे तक ही सीमित थी। उसके शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़की का नाम उन्होंने गेसु के फूल रखा था, और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पति देव साहिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी, और उसका नाम रखा था आशिक फीजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों में आम की शाखें झाँका करती थी। इसीलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घर पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभीष निष्क्रमण के बाद के लहरों की छाँव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साधीन थी सुधा। आम की घनी छाँ में हरी भरी दूब में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकती है जिसमें कभी 2 अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गलीब की शायरी से लेकर उसके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसके मलीन में गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बात एक दूसरे को बता डालती थी, और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी, और सुधा शायर ना होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों के कुछ फूल चुनती और उसे सूंघती, उन्हें अपनी चोटी पर सजाती, उस पर चंद शेर करने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई पर लपेटे रहती।
सुधा लहरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निसंपेश पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हीं के डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज़ पे उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या साधन है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी चीज़, किसी भी फूल के जादू में बन जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भाव सूक्ष्मता शायर से व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में कभी व्यवहारिकता और यथार्थ था। और सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुरों के गीतों से उसका व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और अपनी अभिन्नता से वाकिफ थी और इसीलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साहिवान में रुकी तो उसने से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा, सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेहूं की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसका खुशमिजाज साबित कर दिया था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा को गले में बाह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इससे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी हो, आओ चलो देखे लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने की खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमलकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार में एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाँट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमलकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल पर खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी के किताबें में जो कुछ लिखा था उसी का हिंदी में उत्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। साहसक गेहूं ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमलकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांटकर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी, आई वाट नॉट पोलिटिकल्स डिस्कस इन क्लास। गांधी से मतलब, मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमलकर झुंझला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारी बहुत फायदेमंद होती है। लौकी, पालक और हर किस्म के साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकल चने का हरा साग खा खाकर मोटे हो। मिस उमलकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते के जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमलकर और शक्कर के हानि लाभ भी बता रही थी।
लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देना चाहिए। दूध या साबूदाने की ताड़ की मिश्री मिला सकती है। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा तो फौरन मिस उमलकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, हम बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा का मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं, और गेहूँ। और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमलकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उमलकर का चेहरा मारे गुस्से से लाल हो गया था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए परवा की ओर देखा और परवा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमलकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास हटाकर हंस पड़ी। मिस उमलकर गुस्से से पीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी और वह बाहर चली गई, और उसके जरा दूर पहुँचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआवजू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लासें फिर हंसी में गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गई और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटे से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छाएं दौड़ा रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मालूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था, और जहाँ जहाँ बादलों के छानकर धूप बरसने लगती थी वहाँ घास सुनहरे धनी रंग का हो जाता था। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश से मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहा था। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों को एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और अपनी बेनी में लगे हुए रेशमी फीतों की उंगलियों पर लपेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों का मुकद्दर ख्वाब गाहों में कहाँ, वह मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुक्तमीन बेफिक्र लोगों में हंसी में भी कहाँ, लुप्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज़ में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, के बददोस, बादलों को ना देख, बेखबर तू ना कुचल जाए कहीं। और सुधा का गाल पर जोर से चुट्टी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीखकर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन पर अपने ख्वाब टांग लेना और उसके सहारे ज़िंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़े नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, उससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से सलीका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की ज़िंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लेटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी विवाह से झंझट में ना फंसना पड़े तो इसी तरह दिन कटते जाए तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर
पार्लर से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या, मैं भी सोचती हूँ गेसु कभी विवाह ना करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये सवाब, ये उठाम और विवाह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट, बेशरम कहेंगी। खुद विवाह करने का ठान चुकी तो दुनिया भर का क्यों तो मत लगाती हो। तो मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या फिक्र तो तुम लोगों की है कि विवाह नहीं होता तो एक लेटकर बादल देखती है। गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी का किसी भी दिन हो जाए, बस फूजी जान के यहाँ आने भर का कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर की में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा के हाथ रखकर उसकी उंगलियां छिटकाते हुए कहा, वे तो मेरे चाचा जान हैं ना, तुमसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों के साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबल भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठाते बैठाते थे। गेसु कुछ छेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे प्रेमी, प्यार में इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं देखा सुना था। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं नहीं, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मतलब इश्क का ढंग निराला देखा। उसकी छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर यह सब बातें जाने दो सुधा, अब तू कब विवाह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुमसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छाँव को चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी की ताल तिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये कान, ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह! क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचा हार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और बुआ से घर एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगी फुआ, अभी डूबे। तो वह बड़ी लबड़ी मलाई के लालच देकर वह मिन्नतें करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा या नहीं देखा हमारी बुआ को? ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई नहीं वे आएगी तो दिखाऊंगी तुझे। तो और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदोषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई।
अब बैठो, यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मतमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी असोरे अंगड़ाई ना लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेपकर और फाइल से मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो, एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है? वाह, सुधा बोली। अच्छा केसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रिदायते है और खाबे खानियत, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन की क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदायते तिरगी का माने है अंधेरे की चादर और ख्वाबे कयामत के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रियायतेगी है और ख्वाबे का नायत, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का सपन है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा, चाहती तो बहुत हूँ, पर नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। यले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर अपने प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था। उसके दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी से नहीं चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे जाएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देंगे। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर सुल्का के यहाँ निबंध का प्रतिलिपि लेकर पहुँचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और सुबह से वह नहा धोकर साइकिल चलाता हुआ भागा था और कहीं भाषण के प्रतिलिपि पहुँचने में देर ना हो जाए। वह बंगले में पहुँचा तो धूप फैल चुकी थी और धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी, लेकिन वह सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताबें खुली हुई रखी थी। हाथ में कोर्सिया थी और उंगलियों में नाजुक तेजी के डोरे से सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हुआ हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, शायद क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियों और उसकी सुनहरी लहरें समझकर अटखेलियों कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहकर फिर अपनी क्रोशियाँ बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर सुल्का के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देनी चाहिए। उसके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ, देनी है।
तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना। बस सुबह से बैठे रहें कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशियाँ उठाकर और किताबें बगल में दबाकर वह अंदर चली गई, उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं, चिढ़ाए नहीं तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसे लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वही घास पर बैठ गई और किताबें खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज कुछ बात गंभीर है। सुधा, उसके बड़े दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बतलाओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज़ में बोली। बस बात इतनी ही न, इतनी सी में नाराज हो पागल? हाँ, इस बात पे इतनी नाराज हूँ। तुम चाहो तुम आओ, चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हमें क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं से आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? उसने पूछकर जाती। किससे पूछकर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं और सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछकर चली जाती, चंदर ने समझाकर कहा। और फिर गेसू के यहाँ यूँ तो अक्सर जाती हो तुम, तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, लड़कियां को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते बिना तुमसे पूछे। हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहेंगी, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ, चली जाना, तुम्हें कहते क्या है? केसू ने कितना बुरा माना होगा, सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो, मुझे पढ़ने के लिए कहा किसी ने। अरे भूल गए? अच्छा, आज देखो कहेंगे। कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों को लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर से छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा, आज दोपहर को ज़रूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा, लो पापा आ गए, नहाकर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर सुल्का हल्के सांवले रंग का चला स्थूलकाय से थी। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ उनकी नवीनता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उसकी किसी से भी नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसके प्रमुख दिलचस्पी का हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उसका प्रमुख सहायक करता था और इसी नाते चंदर भी प्राप्त के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था।
लेकिन डॉक्टर सुल्का उसके खिलाफ थे। वे चाहते थे पहले वह रिसर्च पूरा कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे अपने व्यक्तिगत जीवन में। डॉक्टर सुल्का अंतर्विरोधियों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके से आसान पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासों को जबरदस्ती काम में लगाए जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य है, ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन क्षत्रिय, कौन कश्यप। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तमी का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस कुक डी क्रूज के यहाँ। अच्छा, वो लड़की अच्छी है, अब तो बहुत बड़ी हुई होगी, अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यही है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है, बंट्री के साथ। अच्छा, वह बंट्री की पत्नी अच्छी तरह है? वो मर गई। राम राम, अब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया था, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, अच्छा चंदर, मैं पूजा कर आऊँ जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा उसको ठीक कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली का चाइना इंक रखा था। इंक और मेज पर पानी। उसके 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर से देखकर बड़े सक्षीण स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नाक कटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी, एक खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम, लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई, सहूर नहीं जरा सा? चंदर ने बिगड़कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है या नहीं? चौके से बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे का नोन दो, कंधा कहे मेरी आंखें फोड़े। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे सिहाई लगी है, चंदर बोला। हम तो अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम राम, नहीं पता तुम्हारा रिश्ता में मुसलमान के हाथ का खाते हैं, थू थू। चंदन हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी से हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल पर हाथ पोंछ दिए, सिहाई और बेफुतुल्की की नौन खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपाकर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो और बिगड़े कि धोती में घी सिहाई सब लगाए रहती हो। तुम्हें किया और उसमें सिहाई लगा हुआ छोर कसकर कमर पर घोंस लिया। छी, वही घी जो तर छोर कमर में घोंस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चाट के लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे की बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि के बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उसके नक्शे पर बिंदुओं का एक संघनता की मृत्यु
संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी कि वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दिन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना, तन बदन, किसी का होश नहीं रहता था। उसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था। उसकी जिंदगी बाहर की बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमय होती है। उसके सामने एक स्पष्ट उल्लेख, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसा होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी यह इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ इसकी लक्ष्य परिधि में आ जाती है, इसके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसीलिए बाहर में जितना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाही दिख पड़ने पर वह अंतर्मन से समाज का युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, और अपने तरीके से भी। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस के सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसका अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर किसी मंदिर में कंसूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो वह नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। वह जानता था कि अस्त्र शास्त्र का वह पत्थर है जिसे हम समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों का अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपना प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था कि जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वो अपना देवता की अर्चना के लिए धूप दीप निवर्त सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए इस तरह मुर्शिदाबाद को लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर बंदिशों को अमानुषिकता से लूटा। तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीतिक में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीतिक में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रतिष्ठा पा गए, मगर अहमियत खो गए थे। अपने अस्त्र शास्त्र के बावजूद वह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह भी यह समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज से अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस समाज की दुनिया का सपना देखता, वह समाज आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से भी बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज की आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और अपने काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस दुनिया में वह दुनिया
को उस और बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था। इसीलिए कवि या दार्शनिक ना होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था कि काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे कि किसी एकाग्र उपासना का कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि इतनी देर में डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। आओ तुम्हें देखिए तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदन, आजकल मैं एक किताब लिखने का सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष का जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग का अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हार बांधना का समय बर्बाद करना बेकार है। चंदन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों की में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर की दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को भी बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है और अपने विकास कर्म में वह उसी संस्थाओं, रीति रिवाज और परंपराओं को रहने देते हैं जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे अवश्य ना हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों में हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, और क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को, तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने में बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलते। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया गया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी। विवाह शादियां भी एक दो पीढ़ी के बाद स्वतंत्रता से होने लगेगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इसमें जातिगत पतन होता है। शादी विवाह में कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और इसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलन नहीं कर सकती। फिर एक बनिए की पारंपरिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, उसकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलन करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से ही क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी तो देखिए। अगर दो विभिन्न जातियों की लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह का इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति ने सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय यदि दोनों के मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा? मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन में आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर, क्या जाने विवाह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज प्रेम विवाह का असफल ही होते देखा है। बोलो है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होता होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे, चंदर ने बहुत साहस करके कहा।
ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि में से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम भी सुनाते चलना। आओ, ये वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उसे टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं भी काम पर चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग में एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने पर जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झालने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिरचिड़ी दुलारी बेटियों में से थी, और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने पे बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसके पापा के प्रिय नान खटाई अपने हाथों से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भरी भूरी हर तरह की जीत को मान लेना करना उसका पापा की मजबूरी थी। डॉक्टर साहब ने अभी 2 कोर खाए थे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला ने अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी। हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र यही है तो। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को भी यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यही रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी उसकी उम्र क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम विवाह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, एमए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो बातों तो सुनो इसकी। ला दो नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, विवाह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाई रखकर पंखा झालना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोली, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई उसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि विवाह नहीं करेंगे। हाँ, विवाह नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा विवाह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा, चलो ओहर, महाराजिन ने डांट कर कहा। एती बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर रानी जात है। महाजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसको बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कवाली भी हो। इन लोगों को यहाँ कवाली इतनी अच्छी लगती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने, उठने बैठने कतर बहुत करता था। एक बार
वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर के जाने क्या कह दिया और चंदर उस पर बहुत बिगड़ा। और सुधा कितनी रोई थी। उस दिन वह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगुना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन। और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करे भूल गए। अब जब ही देखो सुबह 8 बज गए और अब देखो 2 बज भी जनाब आते हैं या नहीं। और कह गए 2 बजे तक के लिए तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ती, ना नींद आएगी ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम ना कैसे चलेगा। इम्तिहान को कितने दिन थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री की और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, ननखटाई खा ली, रुला लिया और फिर मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बज गए और गेसु आई और सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे एमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिका पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और ख़ास तौर पर उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों की मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और 3 बजे जब केसु आई तो सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और ख़ास तौर से उसके पलकें तो अपराजिता के फूलों की मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं भी दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगियाँ होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों से बनी हो। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और कोसिया ने सुधा के गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चूटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज पर पाई से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो सुधा। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, आए उन्हें या नहीं। ओहो, उन्हें लाएं या नहीं, किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए बोली। ओहो, सुधा बाँह झट कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब आपने कहीं अस्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर से बंधी हुई है। उसके पहले कि सुधा कुछ कहे केसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसीलिए लड़के अपनी चोटी खुट्टी में बांध देते हैं, पर यह कहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी है। सुधा ने चोटी की डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अखियार मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें। अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उसने उसके चोटी कहाँ? मियाँ है मियाँ, चोटी ना सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वह दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। कब तक आएगी तू?
गेसु, सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुला रहा है, आ रहा ही रही है। तू चली जाएगी तब मैं आऊँगी। मैं अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा की यह मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर पिठलाते हुए कहा। अभी आई हो, बड़े हो दनम संभाला है। आहा, अब तू तो भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटी खाए। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही हूँ इधर पिछले 2 साल से तू कितनी बदल गई है। तू पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सीधा की ओर देखते हुए कहा। तत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु को एक हल्की सी चापत मारकर कहा। यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव है। मैं किसी का ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जगी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुमने मुझे आज तक तो कभी कुछ छिपाया नहीं, ना शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुमसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, किसी को देखकर मैं रोने लगी, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझसे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उसमें से बातें मुझ बहुत अच्छी लगती है। किट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा अक्सर वह मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकाने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचता की क्या बात है? एक बात होती तो मन किसी के लिए छुपता तो क्या मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसे क्यों सोचती हो? बात यह है कि सुधा गेसु के मुंह पर अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंचे हो। तुम्हारी अंग्रेजी शायरी छान डाली है जिंदगी ने, जितना मुझे सलीका बन चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। हर वक्त हमारी नींद टूट जाती है और हम तब जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था, और उसके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखें में इधर क्या दिख रहा है? मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक असरार तेरे इश्क को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तू मुझे छिपाया जाता है। कौन जानता है तेरे दिल में खुद तुमसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल पे थपथपाते हुए गेसु बोली। लेकिन मेरे एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात है? तू तो है ही, तुमसे पूछ लूँगी इसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्दे दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दिल। दर्दे दिल नहीं, तू बड़े सुकुमार है, तो इन तकलीफ़ों के लिए बनी ही नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने अपना सिर उसका छाती पे छिपा लिया, तन से
घड़ी के 3:30 बज गए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? केशु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में यही सब भरा रहता है आजकल। तू सबको समझती है। इंतजार इंतजाम नहीं, चंदर अभी मोटर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है, कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा था वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदा ने मना किया था, सुधा बोली। साहसक गेहूं ने एक क्षण सुधा की ओर देखा और कहा, सुधा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कुछ वाहन बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक गई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु ने गाड़ी मुश्किल से फाटक से बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम कर याद रहते हैं, एक सुधा के जाने क्या खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है, और घर में किसके वह काहे काम के लिए खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी से छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है, और काम नौकरों से करवा भी ले। अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का यह हाल है। इसी बात पे कभी कभी उसे रुआई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरे देखते ही समझ गया काहे मुंह बना हुआ है। 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिस्लिया को जानती है, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। अब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन से पानी लेने लगा। तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। वह क्या करे, कैसे? वैसे चाहे वह चंदर को कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता था। जब सुधा की रूह कांप उठती थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज़पोश बदलने, कभी अलमारी, कभी अलमारी से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट की निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंखें में आंसू छलक आए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रोने लगी। खूब रोई। वह फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर की उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताबें बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंककर सिर उठाया और फिर चार्ट के सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर क्या? बड़े भराए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते ही कहा। अरे सुधा, तुम क्यों रो रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा ने गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढक
ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम मत कहो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी से हमें रुआई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं है और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। बात क्या है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर से कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ अच्छी लड़की की तरह मुंह हाथ धो। सुधा उठी और मुंह हाथ धोकर आप बैठी। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक न एक बात होती गई और मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात हो गई तो होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उसके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा विवाह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाला ससुर जी है। जब मैंने इनकार किया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम लोग से तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारे माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वह तो सौतेली है और वह चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। वह आज भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने देखा कि जिससे शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालब पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की से को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो न चंदर, फिर यही रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे के सामने मुझे प्यार करे तब के विवाह भी माने हैं, तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा तुमने किसी से प्यार किया? चंदर, क्यों बताओ ना। शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों? ये क्यों सोच रही थी? इसीलिए कि तुमने किया होता तो हम तुमसे थोड़े ही छिपाते, हमें ज़रूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा है क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी केसु आई थी, वह बोली, सुधा तुमने किसी से प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली तू अपने को छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे भी पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुमने एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर बात छिपाती भी होती तो हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देते। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, अब पापा की दवाई का नाम भूल गए और याद तुम्हें रहा। शायद हम भूल गए हो और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना। नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला, अब तो हमने प्यार वार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो। जाने दो, नाराज पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते? तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उसकी बात से मन तो भारी हो गया है। उसके बाद गए बिसलिया के यहाँ। बिसलिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो अब तो चंदर
तुम प्यार करते होंगे जरूर से, सुधा ने हाथ पटक कर कहा। क्यों? येसु कह रही थी, शायरी पर जो उदासी हो जाता है वह जरूर मोहब्बत वाबत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोटियों में कौन है? चंदर ने देखा तो बिस्लिया आ रहा है। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, तब मैं तो कमरा ठीक कर लूँ। बिस्लिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए, तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा के पास आकर कहा, तो वह तो उदास नहीं हो, तुम नहीं चाहते मत करो शादी, उसमें उदास क्या होना। और कविता बबीता पर मुंह बनाकर बैठी तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा बच्चा कुछ नहीं, बताओ। तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा और बरबस उसके मुंह में एक ठंडी सांस निकाली। उसने चाट उठाकर स्टडी रूम में रख दिया। देखा डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। सुधा कमरे में ठीक कर रही थी। वह आकर पिसलिया के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पे खड़ी हो गई। चंदन ने पूछा, क्यों सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया और बोली, नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस वर्ष बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिस्लिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सुकुचा सी गई। चंदर उठा और बिस्लिया को आकर उसने अंदर बिठा लिया। बिस्लिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिस्लिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से सुधा बोलते हुए बोली, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिस्लिया ने किताब पे निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर मुंह झुका लिया। बोलो न तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पावर हिंदी पढ़ाती है। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिए स्टडी रूम में। मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा। सुधा ने बिस्मिल्लाह के कहा, जी मैं पेन ले आऊं, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसने कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलती हुई सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदन ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाए खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। इस चंदर स्टडी रूम में जाकर चाट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उसके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ में मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले को सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और झुमाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। के बज गए? 5:30। अरे अभी शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने, चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही थी और बिस्लिया जा चुका था। उसने सुधा का कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कहा आया और 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। वह जब लौटने लगा तो वह खुद ही सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर से बोले, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर से कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़े रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर
कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा हमने इससे कहा था तुम पढ़ाते वक्त बैठे रहो, हमें सब बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा जाओ चाय ले आओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर सुल्का साहब बोले, कोई विश्वास पत्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है। हाँ वैसे अभी तक सुधा हमारी ही निगरानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी का एमए है। हाँ एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आए गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों महाराज जी, यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा।